स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाइज पर यहां पर कारोबार है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है 95,000 के ऊपर के लेवल्स यहां पे, यानी कि 1 लाख से अब सिर्फ 5,000 रुपए की दूरी है और अच्छी खासी तेजी के साथ सोने में आज भी कारोबार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना कहां है वो भी लेकर आएंगे क्योंकि स्पॉट कॉमेक्स पर हमने सोना 3300 के ऊपर जाता हुआ देखा है। जो आज का हाई, अब तक का हाई जो बना है वो 3315 का है, यानी कि यहां पर भी जोरदार बढ़त हमने बनते हुए देखी है। $75 की तेजी आपकी स्क्रीन पे यहां पर, और अभी तो यूएस मार्केट्स खुलने बाकी हैं और 2.5% जैसी तेजी यहां पर है। काफी वॉलेटाइल मूव्स है। यूएस किस मोड खुलता है, क्या हम मुनाफा वसूली देखते हैं या फिर इन करंट स्तरों से और खरीदारी आती है, काफी सारी अनसर्टेनिटी ऑफ कोर्स यहां पर मार्केट्स में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मार्केट्स कैसे हैं और हम अक्षय तृतीया से बहुत दूर नहीं हैं, यहां से किस तरह के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कैसा बाजार का मूड है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मातेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी हैं, साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। लेकिन सोने पर हमारा खास फोकस है। वंदना, कैसे देखती हैं करंट लेवल्स? चार्ट्स का कोई मीनिंग है या फिर जिस तरह का मोमेंटम है और तेजी देखने को मिल सकती है? जी मनीषा, अनचार्टेड टेरिटरी है तो टेक्निकल यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बोला था कि 3500 कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे काफी ज्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है। मार्केट उसी तरफ जा रही है। पहला तो मुझे पड़ाव लग रहा है 3350, जो कि अब थोड़ी दूर यहाँ पे रह गया इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट यहाँ पे 3500 का मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। डाउन साइड अगर कोई पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी बात हुई है कि चाइना विलिंग है बात करने के लिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कोई ब्रेक थ्रू वहां से निकल के आता है तब मैक्सिमम फॉल मुझे लग रहा है, मैक्सिमम फॉल मुझे $31-40 तक का लग रहा है। तो अपसाइड का जो चांसेस है वो फिलहाल ज्यादा है। सबसे बड़ा ट्रिगर अगर डाउन साइड में कुछ हो सकता है वो यूएस चाइना का टैरिफ टॉक ही है। वंदना, 3140 इंडियन मार्केट्स में क्या कैलकुलेट होगा? और अगर हम ऊपर की यहाँ पर बात करें तो जैसे अब हम जिस तरह के चार्ट्स बनता हुआ देख रहे हैं, लाख रुपए से बहुत दूर नहीं है, 5,000 रुपए से भी कम है, क्या वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है? जी, मुझे लग रहा है कि अगर हम 3140 की बात करें, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट होके 92,000 के करीब आएगा। और अगर हम यहाँ पे $3500 की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे 98,500 से लेके 98,200 का आएगा। कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल आने से पहले मार्केट वहां पे बहुत स्टे करती है, बार बार रुकती है वहां पे इस लेवल को क्रॉस करने में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार 5,000 का जो लेवल है, जो बाकी रह गया 1 लाख में, वो बहुत ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लेगा। हालांकि एक स्पाइक होगा, उसके बाद हो सकता है कि सोना यहाँ पे नीचे की साइड आए। तो मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और क्योंकि हमने 3300 लेवल निकाल दिया है अब यहां पर, तो 35 ऑफ कोर्स एक अगला टारगेट है जैसे कहा। लेकिन ये अनचार्टर्ड टेरिटरीज हैं यहां पर। लेवल्स के बाद लेवल्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं। 3315 बनाने के बाद अब 3300 के आसपास के कारोबार, तो हाई बनाने के बाद थोड़ी छोटी मोटी करेक्शंस यहां पर लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। अनुराग रस्तोगी जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं अब आप यहां से प्राइसेस? क्या आपकी भी कोई कैलकुलेशन है, कोई लेवल्स हैं? बिल्कुल मनीषा जी, जैसा अभी आपने कहा कि जो करंट सिनेरियो है उसमें 100% साफ है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का ये कोई तेजड़िए या मंडलियों का कोई गेम नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त की जो करंट पोजीशन में ये सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट बाइंग चल रही है। पूरे वर्ल्ड में जो युद्धक माहौल है या जो पूरे वैश्विक माहौल बना हुआ है, उसका सारा सारा का सारा प्रेशर जो है आकर के कहीं ना कहीं सब चीजों के ऊपर पड़ रहा है। और टैरिफ वार और सब चीजों का प्रेशर लेकर के स्थिति ये बन गई कि सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। और बड़े बड़े सेंट्रल बैंकों की जो गोल्ड की परचेज हो रही है, तो उनको कोई वन साइडेड रैली है, उसमें कोई उनको किसी भी प्रकार से कोई शॉर्ट करने का तो कोई मूवमेंट है नहीं कि उनको कहीं पर भी शॉर्ट करना है। तो इस तरीके की जो ये वन साइडेड रैली है, इसके अंदर अभी हम कहीं पर भी हम इसको हम देख नहीं रहे हैं कि कहीं पर अभी ये कोई नीचे आने का कोई इसके अंदर गुंजाइश है वो तुरंत के टाइम में। और मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर काफी प्रेशर है और अभी ये कहीं पर भी ऐसा बन नहीं रहा। तो अनुराग जी, ऊपर में क्या लेवल्स फिर बनता हुआ देखते हैं? आपकी सोच कहां तक जा रही है ऊपर में? मैडम, मैं अभी अगर तुरंत की बात करूं तो हम $3550 को तुरंत देख रहे हैं और हम 1,03,000 रुपए का टारगेट हमारे जो सामने है वो हमें लगता है कि हम इसको तुरंत अचीव करेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि जो पूरा माहौल देखिए, आपने भी देखा कि एक रूमर कई माध्यम से फैला कि सोना 56,000 रुपए तक जा सकता है, लेकिन यह किसी भी हाल में बिल्कुल भी मतलब एक अनुचित रूमर मार्केट में आया जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपना पैनिक होकर के अपना माल मार्केट में वापस सेल कर दिया।
लेकिन ये सब तो इंडियन टेरिटरी के अंदर सब चीजें चल रही थी। लेकिन जो वैश्विक माहौल है, ये क्लियर बात है कि ये वन साइडेड परचेजिंग चल रही है और इसमें कहीं भी शॉर्ट नहीं है। और 1,03,000 रुपए का हम कहीं ना कहीं इसके अंदर भाव इस वक्त देख रहे हैं और ये बहुत जल्द अचीव होगा। अजीब मार्केट है क्योंकि अगर 10 बैंक्स बोल रहे हैं कि 3500 और 37 जो जाएगा और एक रिपोर्ट आके कहीं से निकलती है और कहती है कि यहां से 40% जाएगा, तो लोगों ने उस पर ज्यादा बिलीव किया और उसके बाद भी हमने देखा है कि $150 की तेजी सोने के प्राइसेस में ऑलरेडी आ चुकी है। अनुराग जी, एक और इंपॉर्टेंट चीज और वो ये है कि इंडियन बाइंग अब यहां पर कैसी है, क्योंकि लगातार जिनसे भी बाजार में बात हो रही है वो कह रहे हैं कि डिस्काउंट पे सोना भारत में चल रहा है, बिकवाली नहीं इतनी हो रही है, ओल्ड गोल्ड और एक्सचेंज गोल्ड ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात एकदम, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट सही है, क्योंकि जो शादियों का सीजन हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग भी हमारे यहाँ आकर के अपनी जो ज्वेलरी, क्योंकि शादियां हमारे यहाँ बिना ज्वेलरी के नहीं होती हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो परचेजिंग आ रही है। 40% हमारा मार्केट इस वक्त डाउन है। जितना हमेशा सेल आती थी उससे हम 40% कहीं ना कहीं डाउन पर हैं। और करंट पोजीशन ये है कि लोग अपना जो गोल्ड है, ओल्ड गोल्ड को उसको रिसाइकिल करा रहे हैं या पुरानी ज्वेलरी को पॉलिश करा के उससे अपना काम चला रहे हैं, या जो हमारा वजन था उनका परचेजिंग में, अगर उन्हें 100 ग्राम लेना था तो वो 30 ग्राम या 40 ग्राम या 50 ग्राम तक अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं और उसी में ही अपना काम चलाने का। तो कुल मिलाकर के हमारा जो हम एक लाइन में बोलेंगे कि लगभग 40% तक हम हमारा बिजनेस यहाँ पे डाउन है। अनुराग जी, ऐसा माना जाता है कि सोना ऑफ कोर्स यहां से और ऊपर जाएगा, करेक्शन अच्छी खासी शायद देगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल वो ऊपर की तरफ है। जैसे आपने कहा 40% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है खरीदारी के लिहाज से, कब तक ये लौटता हुआ देखते हैं? आपको लगता है अक्षय तृतीया बेहतर रह सकता है, भाव थोड़ा सा स्टेबल होंगे तो लोग वापस लौटेंगे? मैडम, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर आपके व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जब भी आपने देखा होगा कि जो भारतीय जो मार्केट है, जो कि यहाँ की नारियों पर डिपेंड है, उन्होंने हमेशा छोटी छोटी अपनी बचत को करके हमेशा ज्वेलरी में भरोसा जताया है और सोने ने कभी उन्हें निराश नहीं किया है। किसी ने 22,000 में, मैंने आपके सीएनबीसी पे ही आप ही के शो में 22,000 के भाव में लोगों से अपील की, 26 में की, 28 में की, और हर उसमें मैंने ये अपील की है। आज मैं इस भाव में भी आपके व्यूअर से यही अपील करता हूँ कि जिस वक्त आपकी जेब में आपका बजट अलाउ करे, इस भाव में भी सोना आपको नुकसान नहीं देगा, उसको परचेस करना चाहिए। और सोना यहाँ से जो आने का भविष्य है वो 1 लाख क्रॉस करके तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन नीचे में अगर आप बात करते हैं तो मान के चलिए कि अभी तुरंत भविष्य में एकदम तत्काल में कहीं नीचे अभी आने की गुंजाइश नहीं बन रही है। उसके बाद अभी ये जब तक आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी तत्काल, क्योंकि अभी एक तरफा बाइंग चल रही है और बड़े बड़े बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। तो जब बड़े बड़े बैंक्स बाइंग कर रहे हैं तो उनको कोई पलट के अपना सेल नहीं करना है स्टॉक को, वो स्टॉक डेड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो डेड स्टॉक होगा वो मार्केट में कहीं काम नहीं आएगा। तो इसके लिए अभी हमें नहीं लगता कि हमें कहीं पर भी इसके लिए बात करनी चाहिए। करंट में हम तेजी में क्लियरली अनुराग जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली बुलिश क्यूज वहां से आते हुए कि तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है, खरीदारी की राय है। और जैसे अनुराग जी ने कहा, जी हां, निचले स्तरों पर जब 2000 में सोना महंगा लग रहा था या 25 में लग रहा था या 28 में लग रहा था, लगातार हमने आपको बताया है, एक्सपर्ट्स ने भी चैनल के थ्रू कहा है कि बाइंग की जानी चाहिए, यहां से बढ़त लगती है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक की खरीदारी है। एक्चुअली ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस भी पिछले 2 साल से सोने में बुलिश हैं और सिर्फ बुलिश रिपोर्ट्स ही हमने आते हुए देखी हैं। लेकिन यहां पर आकर थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति है, क्योंकि मोमेंटम अभी भी हाई है, थोड़ा सा ओवरबॉट भी शायद हो गया है, लेकिन एज ऑफ नाउ क्या किसी में बेचने की ताकत है, वो भी शायद हमने बाजार में आता हुआ नहीं देखा। वंदना, वो एक और चीज है, लोग मुनाफा वसूली करना चाहते हैं, लेकिन इन लेवल्स पे शॉर्ट करें, बेचें, वो लें या बेचें, वो वाली एक स्थिति यहाँ पर काफी असमंजस वाली है। जी मनीषा, मैं यहाँ पे कहूंगी कि पार्शियल जिन्होंने बाई करी है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सफर अब मुझे लग रहा है कि $150 और है, उसके बाद ये कमोडिटी थम सकती है। काफी ओवर स्ट्रेच रैली है। दूसरी चीज ये है मनीषा कि हम देखें कि 88 से ऊपर जाके अपनी करेंसी जो है 86 की तरफ जा रही है। अगर $1 डॉलर के खिलाफ अप्रिशिएट होता है अपनी करेंसी, उसका जो इम्पैक्ट है यानी कि 900,000 रुपए का पड़ता है। यानी कि अभी 88 रहता तो प्राइसेस यहाँ पे सोना का 97,500 के करीब रहता कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि आपको मुनाफा अच्छा मिल रहा है। आप घर जाइए, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी एक स्ट्रैटेजी जरूर अपनानी चाहिए। अगर आपको बाय करनी है, आप इंट्राडे बाय करिए, विद स्टॉप लॉस बाय करिए। बेशक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा बनेगा, उसको दूसरे दिन के लिए आप होल्ड करके मत चलिए। तो जो भी पोजीशन है वो इंट्राडे के हिसाब से आप लीजिए, कैरी फॉरवर्ड ना करें यहाँ पे। और 3350 मेरा नेक्स्ट लेवल रहेगा।
यहाँ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 95,800 के करीब प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकता है। नेक्स्ट अल्टीमेट यहाँ पे टारगेट 98,500 का होगा, उससे ऊपर का टारगेट लेके यहाँ पे भारतीय जो क्लाइंट्स है उनको नहीं चलना चाहिए, जो निवेशक है उनको नहीं चलना चाहिए और वहां पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और टॉप को यहाँ पे देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि टॉप और बॉटम के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, हमें डिसिप्लिन वे में यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए थोड़े से और अपसाइड पे। ऑलराइट, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एग्जिट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी कुछ मुनाफा वसूली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि 8, 10, 12, 15 साल के हिसाब से सोना खरीदते हैं तो आप ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली इसमें निवेश करके रहें। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता जुड़ेंगे। सी यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने सरकार से डीओआरबी पर लगे एक्सपोर्ट बैन हटाने की मांग की है। क्या है डिटेल्स इस लेटर में, इस इंडस्ट्री की स्थिति कैसी है और किस तरह की कॉन्वर्सेशन जारी हैं, इस पर बात करेंगे सी के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। डॉक्टर मेहता, ऑफ कोर्स ये चिंताएं काफी समय से हैं, आपका डायलॉग भी रेगुलेटर्स या पॉलिसी मेकर्स के साथ जारी है। अब इस लेटर में क्या डिफरेंट है, कैसे पुश कर रहे हैं और क्या उम्मीद है? मैडम, 28 जुलाई तभी डीओआरबी का रेट काफी ऊपर था, 18,000 रुपये था। तो तभी जो हमारे कोऑपरेटिव वाले, खास करके गुजरात के कोऑपरेटिव, दे मेड ए कंप्लेंट कि हमारे दूध के भाव बढ़ रहा है क्योंकि डीओआरबी के भाव बढ़ रहा है। नॉर्मली अबाउट 25 to 30% डीओआरबी यूज इन ए कैटरपिलर। Perfect. That was the right time. So government decided that we ban the export so the price can come down. Over the years, price has reduced from 18,000 to 8,300. But milk price has gone up. अगर हमारा जो डीओआरबी के वजह से अगर मिल्क प्राइस बढ़ती थी तो डीओआरबी की जब आधे दाम हो गए तो तभी तो दूध के कम होना चाहिए, तो दूध का तो और बढ़ाया। वो दिख रहा था कि भाई डीओआरबी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मिल्क, सो मेनी अदर फैक्टर्स यार। हमने बार बार उसके क्या हुआ कि जितने आज ईस्टर्न इंडिया के प्लांट है, खास बंगाल और उड़ीसा, दे वर हेवीली डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट टू द वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, क्योंकि उसके पास आउटलेट नहीं था। जो कंज्यूमिंग सेंटर है वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया है, अगर आप वहां से फ्रेट देखिए ईस्टर्न इंडिया टू द वेस्टर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया मच हायर, इससे आधे दाम में आपका एक्सपोर्ट के फ्रेट में वियतनाम जा रहा था। तो वियतनाम वॉज ए मेजर आउटलेट। वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट अबाउट 500,000 टन, 5 लाख टन एक्सपोर्ट हो रहा था, एंड दैट वाज सपोर्टिंग द डोमेस्टिक सेक्टर, सॉल्वेंट इंडस्ट्री, राइस ब्रांड। और उसे एक और भी फायदा हो रहा था कि साथ में ज्यादा प्रोसेसिंग हो रहा था, तो राइस ब्रांड ऑयल भी बन रहा था। अभी क्या हुआ, जिसने 2 साल में भाव तो इतना आधे से कम हो गया है, फिर भी अभी गवर्नमेंट में सोच रहे कि भाई दाम कम हुआ है तो चलो हमारे दूध के भाव कम नहीं हो, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन में कम हो रहा है, इसकी वजह से आज उठाने। उसके वजह साथ में पूरी इंडस्ट्री जो ईस्टर्न इंडिया की थी तबाह हो गई है, बंद पड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा तकलीफ यही है कि अगर वो प्रोसेसिंग राइस ब्रांड का दाम देखो, मैंने आज आपको टेबल पे भेजे कि राइस ब्रांड का दाम जरा भी 1 रुपया भी कम नहीं है। तभी 29,000 था राइस ब्रांड का जो रॉ मटेरियल, आज 28,000 है। मैचिंग ही नहीं, तो कोई पैरिटी नहीं है। और दूसरा सबसे खतरनाक ये है, अगर मैंने राइस ब्रांड प्रोसेस किया और मेरे पास डीओआरबी का एक्सपोर्ट का एवेन्यू नहीं है, तो लोकल में डिस्पो एवेन्यू नहीं है, 45 डेज मैक्सिमम में इट गेट रैंसीड, उसमें कीड़े लग जाते हैं, कलर चेंज होता है, तो आई कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। तो इसके वजह से मोस्ट ऑफ द प्लांट आर क्लोज और ऑपरेटिंग नॉमिनली। ये हालत है। हमने बार बार गवर्नमेंट को भी लिखा है, मुलाकात भी की है, और आज एक फिर से हमने एक इकोनॉमिक नोट बना के दिए गवर्नमेंट को कि आप क्या क्या एडवांटेज है, आप एक्सपोर्ट बैन करके फायदा क्या निकाला। तो मिस्टर मेहता, जैसे आपने कहा सितंबर 2025 तक ये बैन है, आपको लगता है कि अगर ये अगले और 6 महीने ऐसे चल जाता है तो इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा होगा? काफी बुरा नहीं, बुरा हो गया है मैडम, बुरा नहीं हुआ है, बुरा हो गया है ऑलरेडी। दे आर ऑन द डेथ बेड यार। तो कहने का मतलब है कि ये जो गलत डिसीजन तभी का शायद हो सकता है कि डिसीजन ठीक था, मगर अभी वो सिचुएशन नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो मस्ट रिव्यू इट एंड वी आर गिवन अ डिटेल्ड मेमोरेंडम लिस्टिंग आउट ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। पहला एक सिंपल है, आज राइस ब्रांड का प्रोसेस कम हो गया,
आपका राइस ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ तो आपको इम्पोर्ट ज्यादा करना है। जी एम्प्लॉयमेंट, पूरा एम्प्लॉयमेंट जो वहां ईस्टर्न इंडिया में सारे प्लांट बंद है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। तो मिस्टर डॉक्टर मेहता, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो जरूरत है, जैसे आपसे बार बार बात भी होती है कि जो पॉलिसीज हमारी हैं वो एक जैसे आपने कहा कि भाव ज्यादा थे, 18,000 के आसपास थे, तो शायद उस समय उसकी जरूरत थी, अब 8,000 है तो नहीं है। आप कहेंगे कि इतनी सारी जो कंसर्न्स हैं सभी सेक्टर्स की तरफ से आती हुई, शायद एक डायनामिक पॉलिसी की ही जरूरत है कि प्राइसेस यहाँ है तो ठीक है, ये चीज है, इतना नीचे आ गए हैं तो वो निकल जाना चाहिए वहां से। और एक नया डायमेंशन हुआ है, DORB is mainly used in cattle feed and cattle feed में। अभी जो DDGS का डिमांड प्रोडक्शन हो रहा है कब से 4 मिलियन टन है ये साल का, दैट्स इजीली रिप्लेस द ड्यूअल राइस ब्रान एंड रैपसीड मील। तो लोकल में भी डिमांड कम हो रही है और एक साइड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और लोकल में DDGS की वजह से डिमांड नहीं हो रही है, तो पूरी इंडस्ट्री पूरी सैंडविच होगी दोनों में। लोकल डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, तो क्या करे प्रोसेसिंग, इसके लिए प्रोसेसिंग मार कर अभी जो DORB मार कर रहा है, इस साल रैपसीड मिल का एक्सपोर्ट भी मार खाया है। लास्ट ईयर 22 लाख था, ईयर बिफोर लास्ट ईयर 18 लाख हुआ, और ये साल आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि रैपसीड मिल का भी एक्सपोर्ट कम से कम 15 लाख के तक आ जाएंगे। जो इतनी मार्केट डेवलप की थी, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो यही होने वाला है, somebody else is taking over your market। एब्सोल्युटली। और जिस तरह का बाजार फिलहाल यहाँ पर है, अगर डायनामिक पॉलिसीज नहीं लगती हैं या फिर तुरंत ही इंडस्ट्री की नहीं सुनी जाती है, तो क्लियरली यहाँ पर और चिंताएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर मेहता, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो क्या पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है सेक्टर के लिहाज से वो हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। आशा यही है कि सरकार देखेगी, सुनेगी, समझेगी, और यहाँ पर जो वांटेड चेंज है और जो नंबर्स भी यहाँ पर दिखाते हैं वो यहाँ पर किया भी जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।